S.T. Coleridge. Romanticism in Coleridge. Point 1. Romanticism has been linked with the world romance of the medieval age. medieval age में एक लफ्ज़ रोमांस इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ से ही रोमांटिसिज्म के मीनिंग ड्राइव किए जा सकते हैं. विच हैज़ अ सर्टन फीलिंग्स ऑफ रिमोटनेस. मिडीवल एज में यानी कि 13th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में, 10वीं सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक कहते हैं मिडीवल एज है. कुछ लोग ये कहते हैं कि 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक मिडीवल एज है. इसके बाद कौन सी एज है? रेनेसां है इसके बाद. ओके, तो मिडीवल एज के अंदर जो लफ्ज़ रोमांस इस्तेमाल किया जाता था उसका मतलब होता है रिमोटनेस, यानी कि दूरी, एंड फॉर अवे एटमॉस्फेयर, और बहुत दूर का कोई एटमॉस्फेयर, चीफली रिगार्डिंग द लैंडस्केप, ख़ासकर दूरी से मुतल्लिक. दूरी किस चीज़ की? दूर परे कहीं कोई मैदान सब्ज़ाज़ार. फीड्स ऑफ डारिंग, दूर कहीं जाकर किसी ने कोई बहादुरी के फीड्स, बहादुरी के करतब दिखाए हैं, कोई बहादुरी का कोई कारनामा सर अंजाम दिया. एंड ब्रेवरी, ब्रेव बिलीफ इन सुपर नेचुरल. और इसी रोमांस का मतलब था कि बहादुर बिलीव रखना, यकीन रखना किस पर? सुपर नेचुरल एलिमेंट पर. कोई आकर बताता था मिडीवल एज में कि फ़लाँ जगह पर हमने चुड़ैल देखी है, फिर उसके साथ हमारी लड़ाई हुई है. वो कहाँ देखी है? दूर कहीं किसी लैंड पर देखी है. ओके, तो ये रिमोटनेस, फॉर अवे, कोई दूर परे कोई चीज़ ऐसी जिससे आपका. आप चुड़ैल के नाम पर हंसे क्यों हैं इतने? आप तो ठीक ठाक लग रहे हैं मुझे. चार्म्स, कोई जादू, मैजिक, वेमेन वर्शिप्स, औरतों की कोई वर्शिप, औरतों को पूजना, एट्सेट्रा. यहाँ तक हमने क्या बात डिस्कस की है? रोमांटिसिज्म आया है कहाँ से? लफ्ज़ क्या था? रोमांस. रोमांस का मतलब क्या? दूर कहीं कोई जगह, जैसा कि कुबलाई खान के अंदर ज़ैनाडू, कुबलाई खान में ज़ैनाडू दूर कहीं जगह है ना. ज़ैनाडू के अंदर चाइना के करीब किसी जगह पर, वहाँ पर एक जगह थी, तो उसे सारा मंजर दिया है ना. तो ये रिमोटनेस हो गई, ये रोमांस हो गया, दूर पर है कोई चीज़. अच्छा, वहाँ पर एक औरत बैठी अपने अफरीत महबूब की याद में रोती रहती है, तो ये क्या हो गया? वेमेन वर्शिप हो गई. औरत की इबादत, या औरत को कोई पूज रहा है, या औरत किसी को पूज रही है, ऐसा पॉसिबल. कोई चार्म, कोई मैजिक, जादू, तो ये सारी चीज़ें रोमांस से जुड़ी हुई हैं. क्लियर हुआ? आप इन लाइंस को रट्टा नहीं कर सकते, इन लाइंस को आप अंडरस्टैंड ज़रूर कर सकते हैं. क्या ख्याल है? अब ये पूरे आपकी एक कंप्लीट पैराग्राफ है, उसके अंदर आप लिखेंगे भाई रोमांटिसिज्म असल में रोमांस से ड्राइव किया गया है. रोमांस कहाँ से आया है? वो मिडीवल एज में इस्तेमाल होता है. रोमांस का मतलब क्या है? फार अवे थिंग्स एज इट इज़. याद कर सकते हैं, वो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है. सन्ना तो दिल में सोच रही है कि हमें याद नहीं कर सकते. इट मीन्स समथिंग फॉर फेस्ट. असल में सन्ना रट्टा नहीं लगाती, रट्टे की डेफिनेशन कुछ और है. रट्टे की डेफिनेशन है आप समझे ना चीज़ को और याद करके आ जाए. ये हाफजा है, ठीक है. गो के लटेरी लोगों का हाफजा नहीं होता. इट मीन्स समथिंग, इसका मतलब ये हुआ कोई चीज़ फॉर फेच्ड, दूर, एंड अपोज टू फैक्ट, दूर और हक़ैक़ से उलट हो, हैं. जैसे कि डेमोन लवर, अफरीत महबूब. अच्छा बताएं, कभी जिन आपने दियो आपने देखा हो? नहीं देखा ना, हकीकत नहीं, टच नहीं किया कभी. उससे दूर कोई चीज़ होती है. अपोज टू फैक्ट हो गया. फॉर फेच्ड, अक्सर आपको चुड़ैल की बात कोई सुनाएगा या बहुत बड़े सांप की बात बताएगा, तो वो क्या बताएगा? दूर कहीं किसी लैंड पर बताएगा. दूर क्यों बताता है? असल में आपकी एक्सेस
आप मुबहम हो जाते हैं, और हाँ अब इमेजिनेशन में ही चले जाते हैं आप, दूर कहीं उस जगह पर ऐसा हुआ है। रोमांटिसिज्म हैज़ आल्सो बीन टर्म्ड लिबरलिज्म इन लिटरेचर। लिटरेचर में इसको लिबरलिज्म भी कहते हैं, लिबर्टी, लिबरलिज्म, लिबरल होना, आज़ादी। यानी कि लिटरेचर में पहले जो चीज़ भी क्रिएट की जाती थी वो बंधी हुई शैकल्ड थी। मिल्टन की आप पोएट्री देखें, मोटे मोटे लफ्ज़ों के साथ, पक्की रिदम के साथ, उसके प्रॉपर मीटर्स हैं, वो बयान की गई है। पोप को देखें आप, तो पोप ने क्या, हीरोइक कपलेट। चासर को देखें, हीरोइक कपलेट। तो लिटरेचर शैकल हो गया ना, कि आपके जहन में खूबसूरत आइडिया आ गया। मैं खुद पोइट हूं, जब हमने बहरें सीखी, हमारे जहन में कोई आइडिया होता, जब हम उसको लिखने बैठते तो आइडिया क्या, वैनिश हो जाता, खत्म हो जाता। रूल्स में हम फंस जाते थे आके। अगर हम बगैर रूल्स के पोएट्री कर देते, आइडिया वो कितना अच्छा क्यों ना होता, हमें आइडिया छोड़ना पड़ता रूल्स के लिए। तो इसलिए बेवजन शायर पैदा हुए, फिर मोहसिन नकवी जैसे बेवजन शायर पैदा हुए, जिनकी रिदम के अंदर, रूल्स के अंदर तो वो पूरे नहीं हैं, लेकिन आइडियाज खूबसूरत हैं। आज उसको एक्सेप्ट किया गया दुनिया में, भाई आइडिया इज लिटरेचर, नॉट द रिदम, मीटर्स एंड स्ट्रेस अनस्ट्रेस, दैट इज द लिटरेचर। तो यहाँ लिटरेचर के अंदर क्या आया, लिबरलिज्म, आज़ादी आ गई लिटरेचर के अंदर, कि आज़ाद हो आप, जैसा मर्जी लिखो। पॉइंट 2, कॉलेज वॉज हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म जो टर्म है, इसका हाई प्रीस्ट से कहते हैं, सबसे बड़ा मुबल्लिग, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर तबसरा करने वाला, सबसे ज़्यादा इस पर लिखने वाला यही है, मोतबर शख्सियत है रोमांटिसिज्म की। रोमांटिसिज्म क्या है, एक तहरीक का नाम है। ही ऑफिशियली बिगैन द रोमांटिक मूवमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री की बाकायदा उसने रोमांटिक मूवमेंट शुरू की, यानी कि पोइट्री को रोमांटिक लिखना चाहिए, विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट इन 1798। यानी कि 1798 से ऑनवर्ड हम देखें तो 19वीं सदी का स्टार्ट बनता है रोमांटिसिज्म का। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल कब हो, कौन सा पीरियड था, आप बताएंगे ना कि ग्रीक पीरियड था। आपसे पूछा जाए ओके पोएट्री में रोमांटिसिज्म कब आई, सॉरी रेनेसां कब आई, तो आप बताएंगे जॉन डन है या जॉन मिल्टन है, भाई रेनेसां के एलिमेंट मौजूद हैं इसके अंदर। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि न्यू क्लासिकल का पीरियड कब आया, तो आप पोप को याद करेंगे कि पोप न्यू क्लासिकल है, कि क्लासिकल को दोबारा रीजनरेट, रिस्टोर किया गया, क्लासिकल स्टाइल में दोबारा लिखने की कोशिश की गई। जहाँ पर पोप ख़त्म होता है वहाँ पर रोमांटिसिज्म शुरू होती है। यानी कि 19वीं सेंचुरी का स्टार्ट है, वावात और ये दोनों आए और उन्होंने क्या, रोमांटिक मूवमेंट शुरू की कि पोएट्री रोमांटिक पोएट्री होनी चाहिए। 1798 डेट भी आ गई, अब आपको इसकी सारी हिस्ट्री आ गई एक इस डेट से, कि लिरिकल बैलेट अगर 1798 में हो रही है तो 2 साल बाद 18th सेंचुरी ख़त्म हो जाएगी। ये 18th सेंचुरी का एंड है 1798। ओके, ये मैंने पहले आपको समझाया था कि ये किस तरह से एंड होता है। इकरा से कल मैं पूछ रहा था कि मैंने कहा बेटा ये कौन सी सेंचुरी, कहते 16वीं सदी है, 16 जो लिखते हैं। इट वाज, मैंने कहा पीछे 2000 भी लिखते हैं, लेकिन 2016 कौन सी सेंचुरी है, तीसरी, 21वीं, तीसरी कहती है। इट वॉज कॉलेज हु गेव रोमांटिक पोएट्री अ फिलोसफिकल टर्न। रोमांटिक पोएट्री को उसने फिलोसफिकल एक मूड दिया है। देयर वर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ हिज फिलासफी। अब एसटी कॉलेज की रोमांटिक पोएट्री में अपनी फिलासफी है, विलियम ववात की अपनी फिलासफी है, रोमांटिसिज्म में भी अपनी फिलासफी मौजूद है। ये सर फिलॉसफी थी कि रोमांटिसिज्म था रोमांटिसिज्म, उसके अंदर टच, फिर अपनी फिलासफी किसी बेस पर ही रोमांटिक पोएट्री की गई। 1, द आइडिया ऑफ द एमिनेंस ऑफ डिवाइन एवरीवेयर इन मैन एंड नेचर। फिलासफी का पहला एस्पेक्ट ये है, फिलासफी का पहला एस्पेक्ट ये है
कि गॉड प्लेंटीफुल मूड में एवरीवेयर, एमिनेंस का मतलब प्लेंटीफुल, हर जगह, बहुत ज़्यादा, बहतात में। डिवाइन यानी कि खुदा, डिवाइन का लफ्ज़ जो है ये किसी एक गॉड को रिप्रेजेंट नहीं करता। डिवाइन का मतलब है इस पूरी कायनात की जो रूह है, इस पूरी कायनात का जो नेचुरल या कोई सेंट्रल फोर्स है, तो उसको हम डिवाइन कहते हैं। अब लाजमी तो नहीं कि शिव जी ने ये सारी कायनात बनाई हो, ठीक है, इसे लाजमी नहीं कि क्रिश्चियन गॉड ने ये सारी बनाई है। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि कोई एक स्पिरिट ज़रूर है, कोई डिवाइन ज़रूर है। तो डिवाइन, अब उसे आप नेचर कहें, उसे आप टाइम कहें, उसे आप स्पिरिट कहें, इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन मैन एंड नेचर। इंसान के अंदर भी मौजूद है, नेचर के अंदर भी मौजूद है। कि एक बात, बहतात में गॉड डिवाइन मौजूद है, इंसान में भी और फितरत में भी। द आइडिया ऑफ यूनिटी बिटवीन मैन, दूसरा आइडिया है आइडिया ऑफ यूनिटी बिटवीन मैन और स्पिरिचुअल एंटाइटी। दूसरा आइडिया है कि यूनिटी बिटवीन मैन और स्पिरिचुअल एंटाइटी एंड नेचर, कि इंसान के अंदर भी और नेचर के अंदर भी एक ही डिवाइन, एक ही स्पिरिट है। हम सारे एक स्पिरिट से जुड़े हुए, इंसान भी नेचर भी। मैन और स्पिरिचुअल एंटिटी, इंसान जो स्पिरिचुअल एक करैक्टर है, और नेचर, इन दोनों के दरमियान रब्त है। पहला आइडिया था कि डिवाइन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। दूसरा आइडिया है डिवाइन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एज वेल एज इन नेचर, और ये दोनों जुड़े हुए हैं, यानी कि इंसान का नेचर के साथ गहरा ताल्लुक है। तीसरा आइडिया क्या है? द आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी बिटवीन मैन, नेचर एंड गॉड। तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं। अब वो कह रहे तीन चीज़ें हैं, तीन करैक्टर हैं, नेचर है, मैन है और गॉड, और तीनों का आपस में रब्त है। पहले डिवाइन इज एवरीवेयर ओनली, दूसरा मैन एंड नेचर, इन दोनों को यूनाइट कर रही है कोई चीज़, और ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। तीसरा मैन, नेचर और गॉड, ये तीन अलग अलग करैक्टर हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। थ्री द एंशिएंट मरीनर कुबलाई खान एंड क्रिस्टबल are called as three most popular poems. To quote C.M. Bora, of all English romantic masterpieces, they are the most unusual and the most romantic. C.M. Bora कहता है ये जो तीन पोएम्स हैं ये सबसे ज़्यादा रोमांटिक हैं और अनयूजुअल हैं। ये पीसेस कहीं नहीं मिलते। कभी आपने ऐसा सफ़रनामा पढ़ा है जिससे एंशिएंट मरीनर पढ़ा है, कुबलाई खान जैसी पोएम आपने नहीं पढ़ी कभी, और मोस्ट रोमांटिक। 4 ही रिजेक्टेड रीजन एंड प्रेफर्ड इम्पल्स एंड इमेजिनेशन। देखें यहाँ पर राइटर कितना मॉडर्न है, उसने रीजन को रिजेक्ट किया है, अकल को, ठीक है। देखें, और किसको उसने वो लिया है, उसने इम्पल्स को लिया है, यानी कि जज्बात जो हमारे अंदर का असल जोश है उसको लिया है। इम्पल्स जो अंदर जिंदगी है, इम्पल्स का मतलब मैंने 3 किया है, जोश, जो इम्पल्स तो वैसे इसको कहते हैं ना, नब्ज को, अंदर जोश है जो हमारे, ताकत है। इम्पल्स का मतलब ओरिजिनलिटी से जाता है लिटरेचर के अंदर, इम्पल्स का मतलब जाता है जिंदगी से, ओरिजिनल लाइफ से, एंड इमेजिनेशन और तसव्वुर से। नो रिवाइज, एक चीज़ को रिवाइज कीजिए, सोचिए ज़रा, रोमांटिसिज्म के बाद किस चीज़ का दौर आया, किस चीज़ का पीरियड आया, वो अब भी जारी है। वो पीरियड है रीज़न का। मॉडर्न पोएट्री, मॉडर्न नॉवेल्स, ये सारे रीज़न बेस्ड हैं। हार्ट को छोड़ दिया गया है, रीज़न को। आप अभी देखिए, आपके हाँ एक सदी बाद चीज़ें आती हैं,
लेकिन अब तो वो फ़र्क नहीं रहेंगे क्योंकि नेट की वजह से। लेकिन पहले ऐसा होता था कि हम एक सदी पीछे चल रहे थे दुनिया से। अभी 2000 तक आपने एक्शन मूवीज़ देखी हैं, नाउ दीज आर नॉट ओवर देयर। अब आप थीमेटिक मूवीज़ देखते हैं, पीके जैसी मूवी देखते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ, रोमांटिसिज्म के बाद कौन सा पीरियड आया? रीजन का पीरियड आया। पोएट्री में रीजन थी, जज्बात को छोड़ा गया, अकल की बात की गई। क्लियर? लेकिन उससे एक स्टेप और आगे ठहरी हुई एक चीज़ मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, वो ये है कि ओरिजिनलिटी। भाई अब आप अकली बातें भी ना करें, बल्कि आप अंदर की बात करें। रियलिटी भी वो नहीं जो आप रियलिटी समझते हैं, रियलिटी के भी मीनिंग करने पड़ेंगे। जो आप जिस चीज़ को रियलिटी समझते हैं, क्या वो रियलिटी है? अगर आप चांद को देखकर ये कहते हैं कि चांद शिव जी ने बनाया है, तो दिस इज सब्जेक्टिव रियलिटी। हाँ, आपको ओरिजिनल रियलिटी पर जाना पड़ेगा। एक टर्म हमने डिस्कस की थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्वाइट मॉडर्न टर्म है। आपको अरेबी याद होगी, आपने पढ़ी थी, आपने डचेस एंड जूलियट पढ़ा था। स्टोरी में कोई थीम नज़र नहीं आता था स्टोरी में, लेकिन बहुत कुछ था, बिकॉज वो अंदर की बात सामने ला रहे थे, लेकिन वो कह कुछ नहीं रहे थे, मॉरल कोई नहीं दे रहे थे। मैंने समझाया था आपको, अरेबी के अंदर मॉरल नहीं दिया गया था कि लड़का छोटा है और वो लड़की के पीछे क्यों जा रहा है। दिस इज नॉट अ मॉरल। हमने कहा कि उसने एक कैरेक्टर के अंदर दिखाया है कि एक कैरेक्टर अंदर से कैसा है। सो यहाँ पर आकर रोमांटिसिज्म में एसटी कॉलेज जब इम्पल्स की बात करेगा तो हम ये कहेंगे ही इज क्वाइट मॉडर्न देन। और मॉडर्न लोग जो हैं या पोएट्री के लोग जो हैं वो कंट्रास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ बहुत सारी चीज़ें ड्राइव करके हम आगे आते हैं। इमेजिनेशन, तसव्वुर, दोनों चीज़ें आज मॉडर्न नावल्स में, ड्रामाज में मौजूद हैं। 5. रोमांटिक पोएट्री इज मार्क्ड बाय अ लव ऑफ नेचर। रोमांटिक पोएट्री का जब भी नाम आता है तो ये जहन में तसव्वुर आता है कि यहाँ पर नेचर की बात होगी, फितरत की बात होगी। कॉलरिज इज आल्सो अ ग्रेटर लवर ऑफ नेचर। कॉलरिज भी कतरीना कैफ का लवर है, ऐसे नेचर का लवर है। एट फर्स्ट ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉवाट्स पैंथीइज्म। सबसे पहले वो वॉवाट की, वर्ड्सवर्थ की पैंथीइज्म का कायल था। पैंथीइज्म में क्या कहते हैं? बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इसका कायल था वो। इसी तरह की पोएट्री करता था। बट लेटर हिज एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम ववात से वो थोड़ा सा मुनफरद हुआ। एस्ट्रेंजमेंट अजनबियत हुई, यानी कि अलहदा हुआ। एंड स्टडी ऑफ द जर्मन ट्रांसीडेंटल फिलासफी, और उसने ट्रांसीडेंटल फिलासफी को अपनाया जो कि जर्मन फिलासफी थी। मॉडिफाइड हिज एटीट्यूड, उसने अपने रवैये को बदला टुवर्ड नेचर की तरफ। अब ये ट्रांसीडेंटल फिलासफी में जब वो गया, ये किस तरह की फिलासफी होती है? मेरे ख्याल में ये ह्यूमन स्टडीज़ में होती है। तो जब वो वहाँ गया तो उसने फिर नेचर की तरफ क्या उसका एटीट्यूड बना, ये फिलासफी पढ़ने के बाद। देखो बेटा, आपने एक नावल पढ़ना है ना, राजा गिद्ध आपने नावल पढ़ा। राजा गिद्ध नावल पढ़ने से पहले की ज़िंदगी और होती है, पढ़ लिया उसके बाद आपकी एटीट्यूड, आपका रवैया, आपकी फ़िलासफ़ी, आपका देखने का अंदाज़ बदल जाता है। मैंने एग्जांपल दी है, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, जब बुक पढ़कर आप फ्री होते हैं तो आपके एटीट्यूड, रवैये, रिएक्शन बदल जाते हैं चीज़ों के मुताल्लिक़, ठीक है। तो इसी तरह से जब जर्मन फ़िलासफ़ी ये पढ़ता है तो नेचर के मुताल्लिक़ इसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। He came to conclusion that the impression we receive from nature, नेचर से जो इम्प्रेशन हम गैदर करते हैं, आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन थाट्स, वो हमारी अपनी सोच का ही रिफ्लेक्शन होता है। सिंपल एग्जांपल, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई है। मैं जब पार्क में जाके बैठूँगा, चाहे कितनी खूबसूरत जगह क्यों नहीं, मुझे तमाम फूल उदास नजर आएंगे। सो इम्प्रेशन ऑफ नेचर इज सैड टू मी।
क्यों? Due to your ओन थॉट्स, मेरी अपने अंदर की सोच की वजह से। इफ़ आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ अगर मेरा रिजल्ट आया है 5वीं क्लास का, और मैं अभी यकीन कीजिए मैं अगले दिन ड्रीम देख रहा था कि मैं क्लास 1 में, कच्ची क्लास में मेरा दाखिला हो गया। मैं एक बच्चे के पीछे छुप के बैठा था और मैंने कहा थोड़ा दीवार के साथ मजीद पीछे हो जाऊँ, लास्ट में था। मैंने कहा थक जाऊंगा, बच्चे तो नहीं थकते था, कमर ज़रा साथ लगा लूँगा। फिर बच्चा डर रहा था, सर ने बुलाया उसे, क्या लिखो। मैं बच्चे को कह रहा हूँ तुम बिल्कुल परेशान हो, मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊँगा, तुम जाकर उधर कह देना। मैं कितना बेईमान स्टूडेंट था दूसरों की हेल्प कर रहा था। खैर, मैं ये बात कह रहा हूँ तो हमारे अपने थॉट्स का रिफ्लेक्शन होता है। इफ़ आई एम हैप्पी, एवरीथिंग इज़ हैप्पी। बट मैं इस फिलासफी के हक में नहीं हूँ, मैं इस फिलासफी को नहीं एक्सेप्ट करता। अभी यहाँ पर बादल आ जाएं, अभी ठंडी हवा चले, हमारे मूड सबके खुशगवार हो जाएंगे। क्या रिजल्ट ना सही है, फिर क्या सही है? बहुत बड़ा सानिया ना हो आप तो मेरी तरह पीक पर ही पहुंच जाती है आप। नेचर अपेयर जॉयस और मोर्नफुल, या तो नेचर मोर्नफुल होती है, दुखी होती है, या जॉयस या इंजॉय, मतलब बहुत अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू आवर ओन मूड्स। आवर इज़ हर वेडिंग गारमेंट, हम ही इस नेचर के, हम ही इसके वेडिंग गारमेंट हैं, शादी के कपड़े हैं। आवर्स हर शराउड, और हम इसका कफन है। हमारे अंदर जो ज़िंदगी है वो किस तरह की, या नेचर जो बाहर है, नेचर की खूबसूरती भी हमसे है, नेचर की बदसूरती भी हमसे है, नेचर की खुशी भी हमसे है, नेचर की उदासी भी हमसे है। ठीक है, हम इसके शराउड्स हैं, हम इसके क्या हैं, वेडिंग गारमेंट्स हैं। एनी क्वेश्चन? 5वीं क्लास का जब रिजल्ट आया तो पास हुए थे। और 5th क्लास में मैं गया था, मैं बड़ा एक्साइटेड था और मैं डर रहा था मैं फेल ना हो जाऊं। तो उन्होंने कहा सारे पास हैं। सर ऐसे क्यों करते हैं? जब मेरा था ना तब भी मुझे पता चल गया सारे पास कर दिए। मैंने, मुझे पहले शक था तुम पर कि तुम मेरी ना बैचमेट हो। नहीं जी, आपने 4 साल के बाद 4 साल का है, तुम 50 ना बनाओ। 50 का है। देखो तुमने कहा तो 50 पर आ गई मैंने 50 का था। ओके, 6 ही इज द फर्स्ट ड्रीमर इन इंग्लिश वर्स। इंग्लिश वर्स में पहला ख्वाबी था। ख्वाबी, ख्वाबी समझते हैं, ख्वाब देखने वाला ख्वाबी। उर्दू में लफ्ज कोई नहीं था, मैंने खुद बनाया ख्वाबी। सर ख्वाबीदा है। ख्वाबीदा नहीं, ख्वाबी। ख्वाबी, हाँ, ख्वाब देखने वाला। हिज स्लीपिंग आवर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन हिज वेकिंग आवर्स। ये बात तो हम बहुत पहले जानते हैं कि इसके जो, थैंक यू, शुक्रिया। मेरी लिखी हुई 20 किताबें पढ़ी, आज तक नहीं कहा कि ये प्यारी लाइन है। सर कहाँ है? एकेडमिक होती हैं। अच्छा, ओके। तो उसके स्लीपिंग आवर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके वेकिंग आवर्स से। जागने वाले वक्त से सोने वाला वक्त उसका ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसमें वो ड्रीम देखता है, फिर उसको वो कागज़ पर उतारता है। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन एल्यूजन्स। हाँ, वो एल्यूजन्स के अंदर, यानी कि ख्वाब के अंदर वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। हॉलिकनेशन, हॉलिकनेशन, ये भी विजन्स हैं, तसव्वुरात हैं, मैजिक और ड्रीम्स में ये इंटरेस्ट लेता है। द ड्रीम क्वालिटी ऑफ हिज पोएट्री इज एसेंशियली रोमांटिक ट्रेट। जो ड्रीम क्वालिटी है, यही चीज़ उसकी पोएट्री को रोमांटिक बना देती है। कॉलेज फिलासफी पोएट्री लाइक दैट ऑफ अदर रोमांटिक पोएट्स इज हाईली रिच एंड पिक्टोरियल। उसमें तस्वीर कशी बहुत ज़्यादा होती है, पिक्टोरियल होती है और हाईली रिच होती है। 7 द रोमांटिक पोएट्स वर ह्यूमैनिटेरियन। जो रोमांटिक पोएट थे वो इंसान से मोहब्बत करने वाले थे। एंड सो इज कॉलरेज, और ऐसा ही कॉलरेज था। रोमांटिसिज्म के बारे में एक बात कही जाती है कि रोमांटिसिज्म फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इमर्ज हुई है। ठीक है, रोमांटिसिज्म में बात की, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यन सोलिटरी हाईलैंड लेस। देखो उसे, वो तना है। कौन तना है? वो कोहिस्तानी, मकामी, देहाती, अदनी, आम,
लड़की, यानी कि आम शख्स की बात की गई। तो ये रोमांटिसिज्म की खूबी है। रोमांटिसिज्म से पहले सपोज मिल्टन आया है, ही इज टॉकिंग अबाउट गॉड, सैटर्न, बड़े बड़े करैक्टर हैं, कॉमन करैक्टर कोई नहीं है। तो ये कॉमन करैक्टर, इवन के जॉन डन आया है, उसे गो कि मेटाफिजिकल पोएट्री की है। अगर हम कहें कि लव पोएट्री उसने की है या कोई पिक्टोरियल सीन दिए भी हैं, तो अब देखिए वो किस तरह की बातें करता है। उसकी आपने बहुत सारी पोएट्री नहीं पढ़ी जो कि शहजादियों के बारे में थी, क्वीन के बारे में, रॉयल फैमिलीज के बारे में पोएट्री उसने की है, बहुत सारी ऐसी भी है। अच्छा, तो हम अक्सर कहते हैं कि रोमांटिसिज्म का एक खासा ये भी है कि रोमांटिसिज्म में कॉमन मैन की बात की जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, आपके रिफ्लेक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहे कि मैंने कोई बड़ी जानदार बात की है। ये बात अहम है और आपने इसी बात का रोना रोते रहना है पूरे पार्ट 2 में कि कॉमन मैन की बात। बेटा आप कॉमन हैं, मैं कॉमन मैन हूँ, तो हम रॉयल फैमिलीज से नहीं हैं। पहले सिर्फ रॉयल फैमिलीज ही इंपॉर्टेंट होती थी, कॉमन मैन की बात नहीं होती, ना पोएट्री में ना ड्रामाज में, कहीं पर कोई उसके बारे में फिलासफी नहीं थी, उसकी ज़िंदगी की कोई किसी को फिक्र नहीं थी। लेकिन ये रोमांटिसिज्म में पहली बार आकर कॉमन मैन की बात की गई, आम आदमी की, कोहिस्तानी लड़की की बात की गई। ये फर्स्ट वन था सर, ववाद, ये एसटी कॉलेज। ST कॉलेज और ववाद दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल जो दी है वो मैंने वाद की दे दी है, ववाद की दी है, सोलेटरी रीपर की। तो इसमें भी उसने बताया ना, वो एक हबशिया की लड़की थी, एबिसिनियन मेड थी, तो वो भी एक कॉमन वेमन है। They wanted absolute justice and love to reign in the world. ये जो दे किसके लिए है आप बताएं, आप बताएं। दे कहते हैं ST कॉलेज के लिए, एहतरामन कह दें दे उसे। सर वो उन दोनों के लिए आया होगा ना ST बेटा मैं रोमांटिक पोइट्स की बात कर रहा हूँ टोटल ओवरऑल। सारे poets के साथ। जो रोमांटिक पोइट्स थे वो क्या थे, वांटेड एब्सोल्यूट जस्टिस, वो 100% जस्टिस चाहते थे, एंड लव टू राइन इन द वर्ल्ड, और वो मोहब्बत करते थे कि लव टू राइन इन द वर्ल्ड, दुनिया में हुकूमत से मोहब्बत करते थे। मे बी कॉलरेज आल्सो अपहेल्ड ह्यूमनिज्म, कॉलरेज ने भी ह्यूमनिज्म को अपनाया, एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखा आगे ना बात, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे, जो वो बड़े बड़े अकवाल थे, अहम बातें थी, उसको अपनाया है। In one of his poem he says, to be beloved is all I need, कि मैं चाहा जाऊं ये मैं चाहता हूं, and whom I love, और जिससे मैं मोहब्बत करूं, I love indeed, मैं हकीकत में उससे मोहब्बत करूं। यानी कि पोइट बताता है कि हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो चाहा जाए और वो वाकई दिल से हकीकतन मोहब्बत करे किसी से। His poems show an element of love, joy and sympathy. Clear? क्या एलिमेंट पाए जाते हैं? लव, जॉय एंड सिंपैथी। He prays well, जो अच्छी तरह से, उसी ने अच्छी तरह इबादत की, who loveth well, जिसने अच्छी तरह से मोहब्बत की, यानी कि मोहब्बत ही इबादत है। बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट, इंसान से भी, बर्ड से भी, बीस्ट दरिंदों से भी, इवन के जो मतलब हार्मफुल है हमारे लिए, उनसे भी, कहते हैं उनसे भी मोहब्बत की जाए। यानी कि इमरान खान के दिल से मतलब इबादत होती है। इबादत करते हैं फिर वो। चलो, like romantic poets, ST College was also greater lover of music and lyricism, यानी कि म्यूज़िक को भी उसकी पोइट्री के अंदर पाई जाती है, और लिरिसिज्म का मतलब ये होता है कि उसकी जो अल्फाज का चुनाव है अच्छा है। इन सेंट्सबरे ओपिनियन ही रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंग्लिश वर्स म्यूजिक। अगर पोएट्री की म्यूजिक देखी जाए, द वाटर वॉज हेयर, द वाटर वॉज देयर, द वाटर वॉज हेयर, द वाटर वॉज देयर, और वो जो था बिलो द कीप, बिलो द हिल, below the kirk, below the hill, below the lighthouse, top। कितने दिलचस्प, मतलब कैसी म्यूजिक है इनके अंदर।
8 आपकी यहाँ पे टूटी जा रही है। ओए मेरा बेटा, आगे देखो, 8 मेरे भी समझ The medievalism was a movement which was part and parcel of romanticism. Medievalism यानी कि medievalism भी एक तहरीक है, हम जिक्र कर चुके हैं कि ये 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक है। ये एक मूवमेंट है विच वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ रोमांटिसिज्म, ये भी रोमांटिसिज्म का हिस्सा है, यानी कि रोमांटिसिज्म इससे आगे बढ़ गई थोड़ी सी। रोमांटिसिज्म की ज़िम्रे में ही मिडीवलिज्म आती है। जहरी बात है, एक एज ख़त्म होती है तो उसकी कुछ ना कुछ असर आगे पहुंच जाता है या उसका कोई कंक्लूजन आ जाता है। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट द रोमांटिक रिवाइवल। तो मिडीवलिज्म ने भी अहम किरदार अदा किया है रोमांटिसिज्म को लाने में, रोमांटिक रिवाइवल को लाने में। टू कॉलेज मिडल एज हैड अ स्पेशल अपील। कॉलेज के लिए मिडल एज यानी कि मिडीवल पीरियड जो था वो अहमियत रखता है। कैसे अहमियत रखता है, कैसे वो अपील करता है? बिकॉज इट वाज एन एज ऑफ मैजिक एंड सुपरस्टिशन। ये तोहमात की एज थी और जादू की एज थी। लोग तोहम रखते थे कि आग हमें कुछ देती है, बुत हमें कुछ देता है, या चर्च हमें कुछ देता है। आपको पता है आज की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? यूरोप के अंदर आज एहतजाज किया गया है और वहाँ पर हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने वो देख रहा था फेसबुक पर, वो कहते हैं मेगा चर्च बनाने की बजाय बनाने की बजाय मेगा फ्री शेल्टर बना दो गरीबों के लिए। कैसा कंसेप्ट दिया उसने कि चर्च तो खाली रहेगा और उस पर तो किसी ने आना है कभी कभी। इतने बड़े बड़े चर्च बनाने की बजाय इतनी बड़ी बड़ी फ्री गरीबों के लिए शेल्टर बना दी जाए। ओके, ये पॉइंट अब याद रखेंगे। तो उस वक्त मिडीवल पीरियड में क्या था, मेगा चर्च बन रहे थे सिर्फ। ठीक, तो इसने वहाँ से चीज़ें ड्राइव की हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ सुपरस्टिशन और मैजिक के एलिमेंट जो मिडीवल पीरियड में थे, एस.टी. कार्लिन ने क्या किया, उन्हें ड्राइव किया उसे। ही आल्सो क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री, हैरत, मिस्ट्री, पुरस्रारियत, ऑफ वुमेन वेलिंग फॉर हर डोमेन लवर। अच्छा, हमने इसको यूँ कर दिया, ऑफ वुमेन, औरतें, वेलिंग। वहाँ पर देखें तो उसकी पोएट्री में औरतें मातम कर रही हैं अपने अफरीत महबूबों की याद में। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, अब इसे चेंज ना करें। इन द एंशिएंट मरीनर द रेफरेंस टू द क्रॉस बो, और एंशिएंट मरीनर में देखें क्रॉस बो का जिक्र है, तीर कमान का जिक्र आया है। द वेस्पर बॉल, वेस्पर बॉल का वीनस मीन गॉडेस ऑफ ब्यूटी, उसका जिक्र है। वेस्पर बॉल का मतलब गॉडेस ऑफ ब्यूटी। नहीं, क्रॉस बो वही था उनका जो उसने तीर कमान चलाया था। बात है कि वेमन कब मातम करती है, ज्यादातर लवर्स मातम करते अच्छा, हैं। वो क्रॉस बो का मे भी मतलब जो आप बता रहे वही हो, आपने पढ़ा है लेटेस्ट। क्या जो क्रॉस इस तरह बनाते ऐसे हैं? जो नहीं करते वो क्रिश्चियन, वो वाला। अच्छा, मेरे ख्याल में ये क्रॉस बो वही है जिससे उसने एल्बर्ट्रॉस को मारा है। रिप्रेजेंटेशन होंगे। ओके, आप खुद डिटरमाइन करेंगे। द श्रीविंग, श्रीविंग हर्मिट, हर्मिट वो रिलीजियस जो ज़ाहिद कहते हैं, ज़ाहिद, और हिंदुइज़्म में लामा होता है। लामा वो तन्हाई में जाकर रहता है और वहाँ इबादत करता रहता है। लामा कहते जैसे हैं, हमारे सूफी भी होते जो सूफी होते हैं। सेंट बुल्ले शाह सा मतलब है, कहते हैं भाई 40 years वो जंगलों में रहे, अलोन रहे। ठीक है, तन्हा सफर करना। लामे तो इस एक्सट्रीम पर फिर चले जाते हैं कि वो अपने आप को जंगल में जाकर बैठ जाते हैं, पेश कर देते हैं एनिमल्स को। वो स्पिरिचुअली इतनी पीक पर पहुंच जाते हैं कि वो अपने आप को जानवरों के हवाले कर देते हैं कि जानवर इससे अपना पेट भरेंगे। और उनकी ज़ात आफ्टर 30 years या 40 years उनकी ज़ात उन जिस्म से निकल के बाहर आ जाती है। वो बाहर बैठे होते हैं, वो जिस्म बैठा होता है, वो बाहर बैठे अपने आप को देख रहे होते हैं और इस बात पर हैप्पी एंड सेटिस्फाई होते हैं कि उनके जिस्म से भी किसी को फ़ायदा हो रहा है। और ये लामे जो हैं
ये रियलिटी में ऐसा रियलिटी में ऐसा होता है, उनके काफिले पूरे चलते हैं जब ला में निकलते हैं एक शहर से, तो टैबूज आप देखते हैं जियोग्राफी पर, आपको बहुत दफ़ा दिखाते हैं ये चीज़। एक बंदा यूं करके बैठा हुआ है तो यहाँ उसको वो जो है वो गाय खा रही है, अच्छा। या कौवे खाए जा रहे हैं ना ऐसे, और वो लेकिन वो आराम से जिंदा भी बैठा होता हुआ है। हाँ, हाँ, उसकी रूह देख रही होती है। मतलब इस तरह के कंसेप्ट मुझे हैं। नहीं लगता था। तो मतलब वो ज़ाहिर बात है, हर मज़हब वाले को दूसरे वाले का मज़हब ऐसे एवं ही लगता है। सर ऐਵੇਂ नहीं, मतलब कि बाकी चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। अब इसके लिए तो फिर पूरे एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ेगा, जो कि हमारे बस की बात नहीं है। नहीं बेटा, हमारे बस की बात नहीं है ना, नहीं है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हम क्योंकि ग्रोथ कर चुके हैं इस फील्ड में, और इसके लिए बोल्ड स्टेप लेने होंगे। हम जाएंगे तो हमारे तो वालदैन पीछे आ जाएंगे, जुत्तियां भी मारनगे हो गए, तुम कितने जा रहे हो, तो पढ़न भेज दें, तुम उत्थे लामे बनन चले गए हो, तो लामा ही पढ़ना देते, इन्ने पैसे क्यों लवाए ना साढ़े 20 लाख रुपया स्टडी से लग गया है, तो तुम लामे बनन चले गए हो। ओके गुड़िया देखो, in the ancient Manila, the reference to the crossbow, the vesper ball, the shriving hermit का मतलब आप बताएं। क्या जाहिद जाहिद। वाहिद एंड द प्रेयर टू मैरी क्वीन, और मैरी क्वीन की प्रेयर जो उसने हजरत मरियम के लिए दुआ की थी, रिमाइंड्स अस ऑफ द मिडल एजेस। ये सारी चीज़ें मिडल एजेस की निशानियाँ, यानी कि रोमांटिक पीरियड जब आया है तो कौन सा पीरियड, कौन सी टाइम क्या था आप बताएं। जब रोमांटिक पीरियड आया है तो उस वक्त कौन सी सेंचुरी थी? 10 से 14 ये देखिए 10 से 14 सेंचुरी में बैठी है। जब मिडीवियल आया है रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पीरियड आया है, तब ना 18 वो देखें हालत देखें इनकी। 18 सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी नहीं थी। मैं रोमांटिसिज्म पूछ रहा हूँ यार। सर अब वो थी 17 और 18 थी। ये देखिए 17 सेंचुरी के अंदर मिल्टन ठहरा हुआ है, शेक्सपियर है। ये उससे पहले की बात है। ओ माय गॉड, ये जा रही है अब करंटली। नो करंटली मॉडर्न पीरियड है बेटा। फिर आप बता दें कहाँ। मैंने बताया था ये ऊपर आपने 1798 पढ़ा था, मैंने कहा 18वीं सदी खत्म हो रही है। सर इसका एग्जैक्ट फिगर 19 सेंचुरी का फर्स्ट हाफ बस ये 19 का फर्स्ट हाफ लिख लें। अच्छा, रोमांटिसिज्म पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म क्या था? फर्स्ट हाफ ऑफ 19 सेंचुरी, 1800 से लेकर 1850 लिख लें। ठीक हो गया ना? ये क्या? रोमांटिक पीरियड है, रोमांटिक पीरियड। क्लियर बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि रोमांटिक पीरियड कब आया है? 1800 से 1850। ठीक हो गया? उस पीरियड में उन्होंने मैजिक, मिस्ट्री, सुपरस्टिशंस, चर्च, क्वीन मैरी, इन चीज़ों को छोड़ चुके थे। और अभी तक आप हिंदुओं को देखें, अभी तक वो उसी पर यकीन रख के बैठे हुए हैं, है ना? अभी भी वो रिलीजन से जान नहीं छुड़ा सके। अब नहीं बेटा, अपनी बात नहीं करते, आप उनकी बात करें जो गलत है। हम तो हैं ही सही। 9 नंबर देखें। रोमांटिक पोएट्री वाज पोएट्री ऑफ रिवोल्ट। और रोमांटिक पोएट्री, रिवोल्ट का क्या मतलब होता है? शुक्र है अल्लाह का। अब ऐसे भी हालात नहीं, तुम पूछो और हम ना बताएं, ऐसे भी हालात नहीं। रोमांटिक पोएट्री वाज पोएट्री ऑफ रिवोल्ट, ये बगावत की पोएट्री थी। अगेंस्ट द आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में पोएट्री तो आपके पास मौजूद है पोप की, लेकिन उसमें है क्या? आर्टिफिशियलिटी है सारी की सारी। अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक, आर्टिफिशियलिटी सारी है। और अब तो जॉन डन की पोएट्री पर भी हंसी आती है, तुम्हें हिचकी आ गई है।
एंड टायरनी ऑफ द हीरोइक कपलेट, और हीरोइक कपलेट की टायरनी थी। हर रीडर कह रहा था हाँ हाँ ये हीरोइक कपलेट बहुत अच्छा है। अच्छा, हीरोइक कपलेट बहुत अच्छा है, तो इसी में पोएट्री होनी चाहिए, और पोएट मजबूर हो रहे थे। इस बात का एक पहलू और भी है, मैं आपकी बुनियाद बता रहा हूं कि यहाँ ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने, यही ही सारी हमारी डिस्कशन है। ट्रेंड माइंडसेट लोगों का राइटर बनाता है, ना कि लोगों की डिमांड के मुताबिक राइटर लिखता है। नहीं समझे बात को? राइटर ने उन्हें मोल्ड करना। देखो गुड़िया, जब एक्शन मूवीज खत्म हो रही थी, इंडियन एक्शन मूवीज, और उसकी जगह पर कॉमेडी कॉमेडी मूवीज आ रही थी, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग और एक्सेप्टिंग इट। ना तो तवक्को कर रहे थे ना कबूल कर रहे थे। मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं तो कह रहा था कि ये क्या कर दिया इन्होंने, ये कैसी मूवीज आने, नो नो ये नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर माइंड सेटर बैठे थे, उन्होंने ऐसा ऐसा मूवीज। और आप ये बात देखें, इंडियन मूवीज में 98-99 में एकदम से नए हीरोज आए हैं। ये इमरान हाशमी और दूसरे तीसरे, ये सारे के सारे, जॉन अब्राहम, ये सारे उसी दौर की पैदाइश हैं। जब ये नए आए हैं हीरो, वी वर नॉट एक्सेप्टिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि ये नए लोग अगर काम करेंगे। यू बिलीव दैट अब तो मूवी कोई हम देखने की ख्वाहिश करते तो हम पहले ये देखते हैं यार कोई नए कैरेक्टर हैं, कोई नई एक्टिंग देखे, कोई नया चेहरा देखे, कोई नई बात देखे। तो ये माइंडसेट किसने बनाया? हमारा राइटर ने, इंडस्ट्री ने बनाया हमारा, तो हमारा बन गया ना। एंड दैट वाज नॉट बेटर। क्या हम वही एक्शन मूवी देखकर गली में दूसरे के साथ लड़ते ना? अब जब कोई लड़ने के लिए आता तो हमें हंसी सी आ जाती है अंदर से, चलो चल अपना काम कर, ठीक है, एडा तू हीरो, लात मार के जीप खड़ी कर देगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये उस वक्त हालांकि पोएटिक डिक्शन, हीरोइक कपलेट ये कमांड कर रहे थे, तो एसटी कॉलेज ने ऐसे दौर में आकर उसको ब्रेक किया, माइंडसेट बनाया। कॉलेज स्टाइल इज मार्क्ड विद द चार्मिंग सिंपलिसिटी। इसका स्टाइल सिंपल स्टाइल है, एंड इंटायरली हिज ओन, और उसका मुकम्मल अपना स्टाइल है ये, ठीक है। कैसा स्टाइल था एसटी कॉलेज के बालों का? बालों की बात कर रहे हैं ना उसकी? नहीं, स्टाइल भी सिंपल था। कौन, किस चीज का? बालों का? लिखने का स्टाइल सिंपल था, ठीक है। क्या हो गया? करली स्टाइल था। He discarded the heroic couplet and experimented with a number of ancient meters. अच्छा, उसने हीरोइक कपलेट को रिजेक्ट किया और तजर्बा किया बहुत सारे कदीम जो मीटर्स थे। ये मीटर्स का मतलब लिखने की अंदाज। मीटर का मतलब एक लाइन के अंदर कितने स्ट्रेस और कितने अनस्ट्रेस आएंगे। मोस्टली मिडीवियल, और ये ज़्यादातर मिडीवियल दौर के जो मीटर्स थे, जो पोइट। मिडीवियल दौर बेटा दो ऑप्शन है। कुछ लोग कहते हैं 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक मिडीवियल पीरियड है। कुछ लोग कहते हैं 10th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक मिडीवियल पीरियड है। जहाँ पर चासर आ रहा है पीरियड, वहाँ से रेनेसां शुरू हो रहा है। अल्लाह का नाम लो, 14th सेंचुरी है। जहाँ से चासर आ रहा है वो कौन सी है? वो रेनेसां है, चासर की। चासर की, रेनेसां है। हाँ, चासर मिडीवियल और रेनेसां के दरमियान में है। अगर मजीद डिटेल करेंगे तो चासर के आते ही आप समझे कि रेनेसां शुरू हो गया। 14 में जी। 2 ऑनवर्ड कहाँ तक है ये? रेनेसां 18th सेंचुरी तक पाई जाती है। 18th सेंचुरी में फिर क्या न्यू क्लासिकल पीरियड है। NEO वाला न्यू। हाँ, NEO, हाँ जी। सही बात है। आगे जो बच्चे, अभी तो ये कह रही है गुड, शाबाश, ठीक कह रहे हैं आप। आगे जो बच्चे हैं कि वो खड़े होकर मेरा कंधा भी तो दबाएंगे, आता है आपको? नहीं वो अच्छा। आप मेरी बात को ओके कर दिए, इस बात को भूल गया।
medieval के बाद Renaissance के बाद न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल के बाद कौन सा पीरियड है? न्यू क्लासिकल के बाद कौन सा? वो कहते मैंने कहा न्यू क्लासिकल के बाद कौन सा पीरियड है? कहते 20 नहीं वो कह रहे हैं रोमांटिक रोमांटिक। रोमांटिक अच्छा रोमांटिक पीरियड है जी। मॉडर्न है नहीं नहीं, न्यू क्लासिकल के बाद रोमांटिक है, उसके बाद मॉडर्न है। मॉडर्न है उसके बाद कौन सा आएगा? पोस्ट मॉडर्न हाँ वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। पोस्ट मॉडर्न के बाद तवक्को कर रहे हैं कि गोल्डन पीरियड आएगा। ये प्रेजेंट वन कौन सा है मॉडर्न? पोस्ट मॉडर्न अब चल रहा है। In his treatment of the 10th, in his treatment of the spiritual, supernatural, in his treatment of the supernatural, supernatural element की treatment जब वो romanticism में करता है, Coleridge is superb and supreme among all the romantic poets. अब ये जो मैंने बात की है, इसमें काम की बात क्या है? सुपरनेचुरल। सुपर्ब था, हाई प्रीस्ट था, वो सुप्रीम था, ये आप खुद से जनरेट कर सकते हैं बातें, ठीक। लेकिन बात ये अब सुपरनेचुरल पर बात करते हैं। ही मेड अ ग्रेट यूज ऑफ सुपरनेचुरल दैट द सुपरनेचुरल लुक नेचुरल। उसने सुपरनेचुरल का ऐसा इस्तेमाल किया है कि सुपरनेचुरल भी हमें नेचुरल लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी बयान की हैं वो थी तो सुपरनेचुरल, जैसे कोई औरत अपने अफरीत महबूब की याद में बैठी रो रही हो, हमें यूँ फील होता है कि जैसे वाकई अफरीत वो जो एक सॉलिड चीज़ थी जो वाकई आया था, जो मिला था, गया था। तो सुपरनेचुरल चीज़ कैसी लगी? नेचुरल लगी। ही लिंक्स सुपरनेचुरलिज्म विद ह्यूमन साइकोलॉजी। क्यों ऐसा लगता है? उसने ह्यूमन साइकोलॉजी को कैच किया है, उसके साथ लिंक किया है उसने। कुबलाई खान, द एंशिएंट मरीनर एंड क्रिस्टोबल आर प्योरली सुपरनेचुरल पोएम्स। ये रोमांटिक भी हैं और सुपरनेचुरल भी हैं, और सुपरनेचुरल इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक पोएट्री जो होती है उसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ सुपरनेचुरल को कैसे जोड़ता है, बता सकते हैं आप? यानी एट द सेम टाइम ये साइकोलॉजिस्ट भी था। मे बी। वैसे तो लिटरेरी जितने भी लोग होते हैं वो फिलोसफिकल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी वो एलिमेंट जानते होते हैं। अच्छा वैसे देखें, एक मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, एक औरत बैठी अपने किसी अफरीत महबूब की याद में रो रही है, तो लव इज अ एलिमेंट, लव इज साइकी। लव ऐसा एलिमेंट है जिसमें आप सारे ह्यूमन सिंपैथी शो करते हैं। अगर किसी का महबूब किससे अलग हो रहा हो तो हम क्या करते हैं? हम सिंपैथी फील करते हैं ना कि यार इनको अलग नहीं होना चाहिए, ऐसा ना, बशर्ते वो घर का बंदा ना हो, ठीक है। हाँ घर का बंदा, ड्रामे की बात ड्रामे की बात कर ले या बाहर की बात कर ले, घर की ना करे, घर की ना हो तो सिंपैथी फील होती है ना। तो उसने ये एलिमेंट लिया है लव का। किसी अफरीद महबूब की याद में रो रही है तो साइकोलॉजिकली हम पॉजिटिव हो गए ना, और हमें अफरीद सॉलिड नजर आने लग गया, सुपरनेचुरल एलिमेंट नेचुरल लगने लग गया। इसका मतलब है उसने हमारी साइकोलॉजी से लिंक की है बात, ठीक है। हम सारे के सारे समंदर की पुरस्कार चीजें देखना चाहते हैं, और वहां पर जब सूरज दिखाता है वो हमें समंदर के ऊपर, तो हम वाकई फील करने लग जाते हैं कि यस वो ऊपर बादल ऐसे थे। याद है आपको? कहते हैं कि बादल ऐसे ठहरे हुए थे जैसे आसमान में पहाड़ ठहरे हुए हों, जिनके दरमियान में से सूरज नजर आ रहा था, चांद नजर आ रहा था। याद है? नहीं आपने सुना? है सर, इसकी बात की। ओके सुनाई सर।